आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। तो आज हम आपके लिए बायोलॉजी की जो शाम की टॉपिक वाइज क्लास हमारी चलती है इस टाइम, उसमें हम आपको एनिमल किंगडम करा रहे हैं। एनिमल किंगडम में आज हम आपके लिए चौथा फाइलम लेकर आए जिसका नाम है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। 3 फाइलम हम आपकी कंप्लीट करा चुकी हूँ, संगपोरीफेरा, सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा। ये 3 फाइलम कंप्लीट हो चुके विद एमसीक्यू के साथ। एमसीक्यू आपको कहाँ मिलेंगे? तो आपको इसके क्वेश्चंस जो बने एमसीक्यू टाइप वो आपको सुबह की क्लास में मिलेंगे, जो हमारी सुबह टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चलती है सुबह के नाश्ते के रूम में, उसी में आपको इसके एमसीक्यू मिलेंगे। यहाँ जो भी टॉपिक कराया जाएगा उसके एमसीक्यू आपको सुबह की क्लास में मिलेंगे, तो आप लोग सुबह की क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको सुबह कराते हैं, जो पूछे हुए कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सुबह की क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज सुबह हम क्लास डाल चुकी हूँ, 35 क्लास है। आप लोग अभी तक न देखी हो तो एक बार उस क्लास को जरूर देखे जाए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास थी आज की। ठीक है, तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए आज की क्लास पर बात करते हैं। आज हम आपके लिए 4th फाइलम लेकर आए जिसका नाम है प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस को और किस नाम से जाना जाता है, क्या इसमें इसका शरीर संगठन कैसा होता है, समिति कैसी होती है, सिमेट्री, जनन स्तर कैसा होता है, शरीर योजना है कैसी होती है, सीलोम कैसी होती है। देखो इस फाइलम में आपको थोड़ा विकसित दिखेगा, ये थोड़ा एडवांस की तरफ जाएगा, क्योंकि सिलेंड्रेटा जो आपका था वो थोड़ा और कम, उसके बाद टीनोफोरा आया उसमें थोड़ा बदलाव हुआ, लेकिन प्लेटीहेलमिन्थेस में बहुत कुछ बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएंगे वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। थोड़ा एडवांस होगा ये अपने आप में, तो कैसे होगा चलिए बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस ये ग्रीक भाषा का शब्द है। प्लेटीहेलमिन्थेस जो आपका शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्लेटी प्लस हेलमिन्स। प्लेटी का मतलब क्या होता है? तो प्लेटी का मतलब होता है आपका क्या, चपटे, यानी कि ब्रॉड कह सकते हैं। प्लेटी का मतलब यहाँ कह सकते हैं आप, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लेटी का मतलब जो है फ्लैट होगा। क्या होगा? फ्लैट। प्लेटी का मतलब होगा फ्लैट और हेलमिन्स का मतलब जो आपका होगा हेलमिन्स, प्लेटी हेलमिन्स। हेलमिन्स का जो मतलब होगा वो आपका होगा बॉर्म। क्या होगा? बॉर्म। हेलमिन्स का जो मतलब होगा वो आपका क्या होगा? बॉर्म। बॉर्म का मतलब क्या होता है? तो बॉर्म का मतलब आपका होता है कृमि। बॉर्म का मतलब क्या होता है? कृमि। और फ्लैट का मतलब होता है चपटे। फ्लैट का मतलब क्या होता है? चपटे। तो इसका मतलब हुआ प्लेटीहेलमिन्थेस को हम क्या कह सकते हैं? चपटे कृमि के नाम से भी जानते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस के अंतर्गत जो जीव आते हैं हम आपको फोटो भी दिखा देंगे, जो चपटे कृमि जैसे प्लेनेरिया हुआ इसकी फोटो आपको मिल जाएगी, तो आप लोग स्क्रीन पर वो देख सकते हैं अभी आगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि प्लेटीहेलमिन्थेस को हम किस नाम से जान सकते हैं। तो प्लेटीहेलमिन्थेस को चपटे कृमि के नाम से जाना जाता है, जबकि इसके आगे वाला जो फाइलम है एस्केहेलमिन्थेस उसे गोल कृमि के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि निम्न में से चपटे कृमि के नाम से किसे जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं आपको हम प्लेनेरिया का फिगर दिखाएंगे। प्लेनेरिया का जो फिगर है, जो चित्र है उसमें आपको दिखाई देगा कि बहुत ही चपटा होता है। कैसा होता है? बहुत ही चपटा होता है, बिल्कुल एकदम चपटा सा होता है, फीते की तरह। ठीक है, तो इसमें टैपवर्म भी से इसके अंतर्गत एक जीव आता है जिसे कहते हैं टैपवर्म। आपका जैसे फीता होता है उसका जो बिल्कुल चपटा होता है, उसी प्रकार से इसमें जीव आते हैं। ठीक है, तो ये देखो जीव, पहली बात है कि इनको चपटे कृमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चपटे कृमि के नाम से भी जाना जाता है। एक बात और इसमें कि ये आवास इनका कहाँ है? तो इनका आवास जो आपका है वो देखो, आपके जो सिलेंड्रेटा थे, टीनोफेरा थे, वो समुद्रवासी थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो ये समुद्र से अब बाहर निकल के आए। वो समुद्रवासी थे, समुद्र में रह रहे थे सभी, लेकिन ये प्लेटीहेलमिन्थेस जो जंतु इसके अंदर जो जीव आते हैं वो आपके कुछ बाहर निकल गया, यानी समुद्र से, पानी से इन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया, तो ये काम पहुंच गए। तो ये जितने भी जीव होते हैं इसके अंदर जो भी जीव आते हैं वो सभी अंतःपरजीवी कहे जाते हैं। कैसे होते हैं? यानी कि दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते, दूसरे जीवों से ये अपना भोजन प्राप्त, ये अंतःपरजीवी है। कैसे? अंतःपरजीवी कहे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर जो जीव आते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो अंतःपरजीवी होते हैं, यानी दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
ये जो अधिकांश जो प्राणी इनके अंदर जो भी जीव आते हैं वो मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवियों के रूप में रहते हैं। तो रहते कहाँ पर ये? प्राणियों के अंदर, यानी मनुष्य के अंदर, मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं कुछ, और कुछ आपका एक अपवाद भी है, आपको वो भी बता देंगे, मनुष्य और कुछ अन्य प्राणियों में, अन्य जंतुओं के अंदर ये पाए जाते हैं, जंतुओं के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद है आपका, जो आपका प्लेन एरिया होता है। अभी हम आपको बताएंगे इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया, कितने वर्गों में से बांटा गया है, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी जो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो इसके अंदर प्लेन एरिया आता है जीव, ये कैसा होता है? क्या ये अंतः परजीवी है? तो ये अंतः परजीवी नहीं होता, बल्कि ये कहाँ रहता है, इसका आवास कहाँ है? तो ये समुद्र में रहता है। ओनली एक ऐसा जीव है जो समुद्र में पाया जाता है, नहीं पानी में पाया जाता है, एक्वाटिक होता है ये। तो कहाँ पाया जाता है? ये समुद्रवासी होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। अभी हम आपको आगे बताएंगे प्लेन एरिया किस वर्ग में रखा गया है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लेन एरिया को किस वर्ग में रखा गया प्लेटियन विंथीज के, तो वो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं इनका शरीर संगठन कैसा होता है। तो देखो एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। देखो रिवाइज जितनी बार आप लोग कर लोगे उतनी ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। जैसे बात करते हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का जो मुख्य लक्षण वो क्या था? शरीर पर छिद्र पाए जाते थे। पॉरीफेरा का जो मुख्य लक्षण था वो क्या था? शरीर पे उनके छिद्र पाए जाते थे, एक विशेष लक्षण था। सेकंड नंबर आया था सिलिंड्रेटा। सिलिंड्रेटा का मुख्य लक्षण था उसमें दंशकोशिकाएं पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी? दंशकोशिकाएं। बात करते टीनोफोरा की, तो टीनोफोरा में आपकी क्या थी? टीनोफोरा का जो मुख्य लक्षण आपका था वो क्या था? उसमें याद नहीं आ रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, टीनोफोरा का जो मुख्य लक्षण है उसमें, हाँ टीनोफोरा का मुख्य लक्षण था उसमें जैव संदिग्धि पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी? जैव संदिग्धि, यानी वो प्रकाश उत्पन्न करते थे। ऐसे जीवधारी उसमें आते थे जो प्रकाश उत्पन्न करते थे, तो ये मुख्य लक्षण हुआ। उसी प्रकार से प्लेटिहेल्मिन्थेस का मुख्य लक्षण है कि ये चपटे होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, बिल्कुल चपटे क्रमी होते हैं, तो ये इनका एक मुख्य लक्षण हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं पॉरीफेरा का शरीर कैसा था? कोशिकीय स्तर था। फिर उसके बाद कोशिकाओं से क्या बनते? ऊतक। तो ऊतक स्तर किस किसका था? सिलिंड्रेटा और टीनोफोरा का। दिमाग से सही से सुनना, माइंड में लगा के प्रत्येक पॉइंट को सुनना अच्छी तरीके से, यहीं पर आपका याद हो जाएगा। यदि आप लोग ध्यान से प्रत्येक पॉइंट को सुनते जा रहे हो हमारे साथ, तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा और लिखते हुए चल रहे हो हमारे साथ साथ। तो सिलिंड्रेटा जो टीनोफोरा था उनका जो शरीर संगठन था वो कैसा था? ऊतक स्तर का। बात करते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस। अब ऊतक से मिलकर क्या बनेंगे? अंग। ऊतक से मिलकर क्या बनते? अंग। तो इनका जो शरीर संगठन होगा वो अंग स्तर का होगा, यानी ऑर्गन लेवल होगा इनका। तो यहाँ लिख लीजिएगा अंग स्तर, इनकी ऑर्गन लेवल। इनका जो शरीर होगा वो किससे मिलकर बना होगा? अंगों से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो शरीर संगठन कैसा हुआ? अंग स्तर का हुआ। ठीक है, बात करते हैं इनकी समिति कैसी होती है, सममिति कैसी होती है। तो देखो उनकी पीछे वाली जो समिति वो आर्य समिति थी सबकी। कैसी समिति थी? आर्य समिति। लेकिन ये थोड़ा एडवांस हुआ, पीछे वाले जो 3 फाइलम है उनसे थोड़ा एडवांस हुआ। क्यों? क्योंकि देखो अंग भी इसमें बनना स्टार्ट हुए। तो उसी प्रकार से आप याद कर सकते हो कि इनमें समिति जो होती है वो द्विपार्श्व समिति होती है। कैसी होती है? द्विपार्श्व समिति। पहला फाइलम ऐसा है जिसमें द्विपार्श्व समिति बनना स्टार्ट हुई। कौन सी समिति पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री इनमें पाई जाती है। यदि इनके शरीर को दो बीच से यदि केंद्र से काटा जाए तो ये 2 बराबर भागों में बंट जाएंगे। 2 बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, तो इसे कहा जाता है द्विपार्श्व समिति। क्या कहा जाता है? एक द्विपार्श्व समिति क्या होती है, आर्य समिति क्या होती है, ये हमने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ विद फिगर के साथ। तो आप लोग पहले वो 2 क्लासें देख लोगे तो आगे की चीजें आपको बहुत ही सरल लगने लगेगी, गारंटी हमारी है इस बात की। ठीक है, तो देखो इनकी समिति कैसी होती है? द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। कैसी समिति होती है? द्विपार्श्व समिति, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बात करते हैं जनन स्तर कैसा होता है। तो देखो पीछे वाले जो थे सिलिंड्रेटा टीनोफोरा उनका कैसा था? द्विकोरकी थे, डिप्लोब्लास्टिक थे। लेकिन ये ट्राइप्लोब्लास्टिक है, त्रिकोरकी है। कैसा है? त्रिकोरकी। पहला फाइलम ऐसा आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पहला फाइलम ऐसा कौन सा है जिसका जनन स्तर त्रिकोरकी यानी कि 3 स्तरों में बटा हुआ है, तो वो आपका प्लेटिहेल्मिन्थेस ही है। कौन सा है? प्लेटिहेल्मिन्थेस। तो ये पहला फाइलम है ऐसा। कैसा फाइलम है? पहला संघ ऐसा है, फर्स्ट फाइलम है आपका, फर्स्ट फाइलम।
फर्स्ट फाइलम ऐसा है जिसमें जनन स्तर है वो आपका त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय का मतलब होता है जिनका शरीर 3 स्तर से मिलकर बना होता है, जिनका भ्रूण स्तर जो होता है वो 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। पहला आपका क्या होता है, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। दूसरा आपका होता है मीजोडर्म, मीजोडर्म। तीसरा आपका होता है एंडोडर्म। अब देखो एक बात याद रखना, जिनके शरीर में मीजोडर्म होगा, जिनके शरीर में मीजोडर्म क्या होगा, जिनके शरीर में मीजोडर्म स्तर पाया जाएगा वो पक्का ही द्विपार्श्व समिति वाले होंगे। कैसे होंगे, द्विपार्श्व समिति, यानी कि द्विपार्श्व समिति साथ ही साथ उनकी सीलोम जो होगी वो एसीलोमेट होगी, सॉरी एसीलोमेट नहीं सीलोमेट होगी, यानी कि प्रगुही होंगे। ये कैसे होंगे, प्रगुही। इनकी जो सीलोम है वो कैसी होती है, प्रगुही होती है। इनकी सीलोमेट होती है, कैसी होती है, सीलोमेट्स होती है, ठीक है, सीलोमेट्स। तो ये 3 स्तरों से मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। समिति बात हो गई, शरीर योजना रह गई। शरीर योजना कैसी होती है, तो इनकी जो शरीर योजना होती है वो ब्लांड शेप होती है, यानी कि बॉडी प्लान जो इनका होता है वो कैसा होता है, ब्लांड शेप होता है। मतलब की इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हम आपको पहले भी बता चुके कि ऐसा जीवधारी जिसमें केवल एक छिद्र पाया जाता हो, केवल मुख पाया जाता हो और बाकी एनस न हो इनमें, यानी कि एक ही छिद्र के द्वारा भोजन का आना और अंदर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, वो एक ही छिद्र के द्वारा यदि संपन्न हो रही क्रिया ये, तो उनको ब्लांड सेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लांड सेक, यानी अंधकोश प्रकार, हिंदी में कहा जाता है अंधकोश प्रकार के। तो यानी कि इनमें एक छिद्र पाया जाएगा, ओनली मुख क्या पाया जाएगा, ओनली केवल क्या पाया जाएगा इनमें, केवल इनमें मुख पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। शरीर संगठन कैसा होता है, तो अंग स्तर का होता है, अंगों से मिलकर बने होते हैं। समिति कैसी होती है, तो द्विपार्श्व समिति होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। जन्म स्तर कैसा होता है, तो द्वित्रिकोणीय होता है, 3 स्तरों से मिलकर बना होता है इनका भ्रूण, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। शरीर योजना कैसी होती है, तो ब्लांड सेक, केवल मुख होता है इनमें। और सीलोम कैसी होती है, तो प्रगुही होती है, इनकी सीलोमेट्स कहे जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आवास कहाँ होता है, तो ये अंतःपरजीवी होते हैं, ये मनुष्य और कुछ जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि आपका बकरी हुआ, सुअर हुआ, इनके अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा पाया जाता है हम आपको आगे बताएंगे। ये 2 शब्दों से मिलकर बना, प्लेटी प्लस एल्मिन्स। प्लेट का मतलब है चपटे, बॉन का मतलब होता है ट्रनी। तो इसका मतलब हुआ जो प्लेटी एल्मिन्स के संघ के अंतर्गत जो भी जीव आएंगे वो आपके फ्लैट होते हैं। कैसे होते, फ्लैट होते, इसलिए इनको चपटे कृमि के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। ये जो चीज है शुरुआत की जो बेसिस ऑफ क्लास, यानी कि जो भी लक्षण ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से किसकी द्विपार्श्व समिति है, या निम्न में से ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें ऐसा पहला कौन सा फाइलम है जिसमें त्रिकोणीय थे, तो वो आपका कहां से स्टार्ट होगा, प्लेटी एल्मिन्थी से। शरीर संरचना कैसी होती है, शरीर संगठन कैसा होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्लेटी एल्मिन्थीज का वर्गीकरण और जनन के बारे में, और इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहना। ओके, देखो यहाँ पर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी होती, कोई बात नहीं, वेरी वेरी सॉरी इसके लिए। देखो दिमाग है नहीं, बाई चांस हो जाता है ऐसा, तो एक गलती हमने क्या की आपको हम बता देते, मेरे दिमाग में अभी आया। यहाँ पर जो ये सीलोम जो होती है वो आपकी प्रगुही नहीं होती है। कैसी नहीं होती है, प्रगुही नहीं होती। यहाँ पर आप लोग अच्छे से नोटबुक पे नोट डाउन कर ले, क्योंकि आपको पता है पहले से ऐसे एल्मिन्थीज में जो होता है, जो आपका आगे वाला जो संघ है उसमें तो कूट प्रगुही है। कैसे कूट है, वो सीडो सीलोमेट है। तो पहले मतलब पहले सीलोमेट, ए सीलोमेट आएगा, फिर सीडो सीलोमेट आएगा, फिर सीलोमेट आएगा। तो अभी तो सीडो भी नहीं बनी, कैसी नहीं, कूट यानी कि असत्य भी नहीं बन पाई। तो मतलब इसका है कि प्लेटी एल्मिन्थीज तक जो आपका पॉलीफेरा से लेकर और प्लेटी एल्मिन्थीज तक जितने भी आपके संघ हैं उन सभी में जो सीलोम होती है वो आपकी आगोही होती है। कैसी होती है, आगोही, यानी कि ए सीलोमेट कहे जाते हैं। कैसे होते, ए सीलोमेट होते। इतनी सी गलती हम यहाँ पर कर बैठे, कोई बात नहीं, अपनी बात है ये। तो देखो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि इनकी जो सीलोम होती है वो आगोही होती है, यानी कि ए सीलोमेट कहे जाते हैं।
इसके आगे वाला जो आएगा ऐसे एलिमेंट्री जो आएगा उसमें आपका कैसा होगा, कूट प्रवही होगा, यानी कि वो सीडो सीलोमेट होगा। फिर उसके बाद जो भी आएंगे, उसके बाद जो भी आपके फाइलम आएंगे एनिलिडा से लेकर एनिलिडा, हम ये बात आपको पहले ही बताया, एनिलिडा से लेकर और कॉर्डेटा तक। फिर जितने भी आपके फाइलम आएंगे सभी में आपकी सीलोम जो होती है वो सीलोमेट होती है। कैसी होती है, प्रगुई होती है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग अच्छे से याद कर लेना। आप रिवाइज हो चुका आपका भी। पॉलीफेरा से लेकर प्लेटी एलिमेंट्री सब अगुई होते हैं, यानी कि ए सीलोमेट कहे जाते हैं। उसके बाद आने वाला जो आपका है एस के हेलमिंथीज, कौन सा है, एस के हेलमिंथीज। एस के हेलमिंथीज की जो होती है वो सीडो सीलोमेट होती है। उसके बाद एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जो भी आते थे सभी में कैसी होती है, सीलोमेट होती है, यानी कि प्रगुही गुहा होती है। तो इतनी बात हमको आपको बतानी, ये गलत हो गया था, सो सॉरी। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो देखो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है सीलोमेट कैसी होती है। तो देखो इनमें क्या क्या एडवांस हुआ था आपका, जो आपका जनरल स्तर है वो एडवांस हुआ, और आपका जो सिमेट्री है वो एडवांस हुई, साथ ही साथ इनका शरीर संगठन अंग स्तर का हुआ। तो ये 3 चीजें इनमें एडवांस हो चुकी थी। तो ये तीनों चीजें आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। आप बात करेंगे इनका विशेष लक्षण क्या है। तो वैसे तो ये छठे क्रम ही होते हैं, लेकिन इनका एक विशेष लक्षण क्या है कि इनमें एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है ज्वाला कोशिका। कोशिका का नाम क्या है, ज्वाला कोशिका, फ्लेम सेल जिसे कहा जाता है, ज्वाला। इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे कहते हैं ज्वाला कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल के नाम से जाना जाता है, और इनको शिखा कोशिका भी कहा जाता है, या शिखा कोशिका। इनके कई नाम है, अभी आपको जब क्वेश्चन मिलेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक नाम इनका और है सोलेनोसाइट्स। सोलेनोसाइट्स, ये 3 नामों से जानी जाती है, और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछे गए सोलेनोसाइट से। हम आपको कराएंगे सुबह की क्लास में, तब आप नहीं तो देख लेना। देखो इनमें विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है ज्वाला कोशिका, फ्लेम सेल्स कहा जाता है। फ्लेम सेल की बात देखिए, इसका नाम है शिखा कोशिका। तीसरा नाम है इसका सोलेनोसाइट्स। क्या नाम है, सोलेनोसाइट्स। इस कोशिका का काम क्या है, तो ये विशेष प्रकार की कोशिका ये उत्सर्जन में सहायक होती है। पूछा जाता है क्वेश्चन, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया कई बार, नीट में, आपके बीएचयू में, बाकी के एग्जाम जितने भी है सभी में पूछा गया। मेडिकल लाइन में पूछा जाता है कि ज्वाला कोशिका का मुख्य कार्य क्या है, या प्लेटी एलिमेंट्री मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, तो ज्वाला कोशिकाएं क्या है आपकी होती है, ज्वाला कोशिकाएं। तो इसका काम है जल संतुलन बनाना, इनका क्या बनाना, जल संतुलन बनाना। साथ ही साथ इनका काम क्या है, उत्सर्जन करना। क्या करना, उत्सर्जन में सहायक होती है, उत्सर्जन में सहायक होती है। तो ज्वाला कोशिका का जो मुख्य कार्य है वो आपका क्या है, उत्सर्जन में सहायक होना और जल संतुलन बनाना। जल संतुलन को बनाना, जल बैलेंस को बनाना किसके अंदर, चपटे क्रमी के अंदर। तो इनका एक विशेष लक्षण है, जिस प्रकार से पॉलीफेरा में छिद्र पाए जाते थे, सिलेंड्रेटा में दंश कोशिकाएं पाई जाती थी, टोनीफेरा में जैव समृद्धि पाई जाती थी, बायोल्यूमिनेंस, उसी प्रकार से इनमें ज्वाला कोशिका पाई जाती है जिसका मुख्य कार्य है जल संतुलन करना, साथ ही साथ उत्सर्जन में सहायक होना। तो उत्सर्जन के लिए इनके पास क्या है, ज्वाला कोशिका। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं इनमें पाचन किस पर है। तो देखो इनमें एक चीज और है, इनमें पाचन तंत्र। अभी हम आपको प्लेन एरिया के बारे में बताएंगे, ठीक है। इनमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। देखो बहुत ही शॉर्ट में हम आपको करा रहे हैं, और बहुत ही इंपोर्टेंट जो पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही पॉइंट करा रहे हैं। श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो नीट वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे, ठीक है। तो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र आदि इनमें नहीं पाए जाते, नहीं कि अनुपस्थित होते हैं। एक बार वीडियो देखिए, एक बार आप बुक पढ़ लीजिए एनसीईआरटी, बहुत अच्छा हो सकता है आपका स्कोर एग्जाम में, पक्का विश्वास से कह रहे हैं इस बात को। तो देखो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण जो इनमें होता है वो अनुपस्थित होता है। कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। आगे बात करते हैं इनके वर्गीकरण में। इनमें प्रचलन अंग नहीं पाए जाते, इनकी चलने के लिए कुछ नहीं पाया जाता है। इनमें प्रचलन, ये विशेष लक्षण नहीं कुछ,
इनमें प्रजनन अंग अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इनमें प्रजनन अंग जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, किंतु इनमें क्या पाए जाते हैं, भोजन को लेने के लिए कुछ कांटे से पाए जाती, कांटे जैसी संरचना इनमें पाई जाती है। हम आपको फिगर में दिखा देंगे, कांटे पाए जाते हैं, किंतु इनमें कांटे जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हुक्स, क्या कहा जाता है, हुक्स, कांटे और सूकर, चूसक कह सकते हैं, चूसक किसी यानी कि जो जैसे आपका चट्टे ग्रह में जो अंतःपरजीवी जीव होते हैं, जो मनुष्य की आत्मिक जीव रहता है, वो क्या करता है, ये आंत में जो भी भोजन हमारे द्वारा जा रहा है उसको चूसने में सहायक। तो वो कौन सहायक है, एक इनमें चीज, एक कोशिका पाई जाती है चूसक नाम की, जिसे वो क्या कहते हैं, सुकर, क्या कहते हैं, सुकर्स, सुकर्स। अभी हम आपको फिगर दिखाएंगे, उसमें आपको दिखाई दे जाएगा। फिगर में आप देख लेना, कहीं भी फिगर आपको लगा मिल सकता है वो, ठीक है। तो चूसक यानी कि सुकर्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, पाए जाते हैं इनमें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कांटे यानी कि हुक्स, इनमें क्या पाए जाते हैं, हुक्स पाए जाते हैं, जो आपको भोजन को ग्रहण करने में बहुत सहायक होते हैं। कांटे यानी कि हुक्स और चूसक यानी सुकर्स इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें पाचन तंत्र जो होता है वो कैसा होता है, अपूर्ण होता है। पाचन तंत्र ने आपको बताया अपूर्ण होता है, लेकिन कैसा होता है, अपूर्ण होता है। पाचन तंत्र जो होता है वो कैसा होता है, अपूर्ण होता है। पाचन तंत्र जो होता है इनमें कैसा होता है, अपूर्ण होता है, क्योंकि एक छिद्र पाया जाता है ओनली, वो भी आपका क्या, मुख पाया जाता है। उसी के द्वारा आपका एलिमेंट्री यानी कि जो भोजन का आना, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना, वो ओनली एक छिद्र के द्वारा होता है, जो आपका क्या है, केवल की मुख पाया जाता है। केवल क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। पाचन तंत्र जो होता है वो अपूर्ण होता है, रक्त परिसंचरण, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र इसमें पाए नहीं जाते। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं इनमें जनन किस प्रकार से होता है। जनन के बाद बात करेंगे इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो देखो, इनका विशेष लक्षण आपको समझ में आ चुका होगा। विशेष लक्षण है कि इनमें ज्वाला कोशिका पाई जाती है, जिसे फ्लेम सेल, सिका कोशिका या सोलिनोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इनके जनन पर। किसमें बात करते हैं, जनन। तो भोजन के लिए इनके पास क्या है, चूसक या कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी किस पर, इनमें जनन किस प्रकार से होता है। तो देखो, जनन, रिप्रोडक्शन। तो देखो, पहली बात तो ये है रिप्रोडक्शन। पहली बात तो ये है कि इनका जनन किस प्रकार से होता है। तो कौन से जनन पाए जाते हैं, तो इनमें जो जनन पाए जाते हैं, पहली बात तो ये उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट, उभयलिंगी, यानी कि इनके नर और मादा जो होते हैं वो एक ही में पाए जाते हैं, एक ही जीव। तो उभयलिंगी होते हैं, पहली बात। ये बात तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे भी अभी था ऐसा ही, सिलिंडेटा था, नेटेरिया, जो आपका टीनोफेरा था, वो भी आपके कैसे थे, उभयलिंगी थे। दूसरी बात, इनमें अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों ही पाया जाता है। अलैंगिक एवं लैंगिक जनन, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का होता है। देखो, आपने एक जीव इसके अंतर्गत एक जीव आता है जिसे कहते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन, इनमें दोनों ही होता है। थोड़ा मार्कर ले लेते हैं, ठीक है, इसलिए चल नहीं रहा है। देखो, इनमें अलैंगिक और लैंगिक जनन जो होता है वो दोनों प्रकार का पाया जाता है, दोनों प्रकार का पाया जाता है, दोनों प्रकार का पाया जाता है। अलैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन। अलैंगिक की बात कर लेते हैं। तो देखो, आपने इसमें एक जीव आता है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जो जीव है आपका, हमने आपको पहले भी बताया, प्लेनेरिया नाम का जो जीव है ये आपके साफ पानी में पाया जाता है, तालाब, झील, नदियों में पाया जाता है। पहली बार इसका आवास कहाँ है, तो ये पानी में पाया जाता है, जैसे कि आपकी नदी हुआ, नदियों में, आपके तालाब में, जहाँ साफ पानी होगा वहां पर ये पाया जाता है। पहली बात तो ये, इसमें क्या होता है, ये जो प्लेनेरिया होता है इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। कैसा जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन ये करता है। दूसरी बात, इसमें पुनरुद्भवन की बहुत ज्यादा क्षमता होती है, असीम क्षमता कह सकते हो। किसकी क्षमता, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया और आप लोग अच्छे से याद कर लेना
कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन की बहुत ज्यादा क्षमता पाई जाती है। तो आपका ये है प्लेनेरिया, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन कह दो या पुनर्जनन कह दो, पुनर्जनन। पुनर्भवन या पुनर्जनन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रीजनरेशन। क्या कहा जाता है? रीजनरेशन। यानी इनमें पुनर्भवन की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। कैसे? देखो, जैसे कोई प्लेनेरिया ये आपका प्लेनेरिया है, जैसे देखो ना, ये प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया है माना कि इसमें ये छोटी छोटी इसकी आइस होती है, आइस ना कहते एक प्रकार के स्पॉट होते हैं, 2 होते हैं, वो भी कितने होते हैं? 2। यदि इसका शरीर बीच से काट दिया जाए, 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, तो ये इतनी जल्दी पुनर्भवन करेगा कि ये इनमें विखंडन होने के बावजूद भी ये बहुत जल्दी नया रूप बना लेंगे। बहुत जल्दी ये नए प्लेनेरिया के रूप में बन के तैयार हो जाते हैं। तो इनमें पुनर्भवन की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। कैसी होती है? असीम क्षमता पाई जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसा जीवधारी कौन सा है जिसमें पुनर्भवन की क्षमता जो होती है वो असीम क्षमता होती है, बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई। तो वो आपका है प्लेनेरिया। कौन सा होता है? प्लेनेरिया, जिसमें पुनर्भवन की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया कई बार, और आपसे आगे भी पूछा जा सकता है कि पुनर्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो वो आपके प्लेनेरिया में होती है। 1 से 3 बहुत जल्दी बन सकते हैं। जैसे कि आपने छिपकली देखी होगी, घरों में छिपकली पाई जाती है, लिजार्ड, उसे यदि उसकी पूंछ काट दी जाए तो उसमें पुनर्भवन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। उसकी पूंछ काट दी जाए तो 2, 3, 4 दिन बाद वो दूसरी पूंछ फिर आती है। यानी कि इसमें किसकी क्षमता हुई? उसकी कोशिका में पुनर्भवन पाया जाता है, और यानी कि उसमें पुनर्भवन की जो क्षमता है वो उसमें भी पाई जाती है। तो उसी प्रकार से प्लेनेरिया बहुत छोटा है, आप देख भी नहीं सकते इतना छोटा है, ठीक है। तो आप छिपकली से समझ सकते हो, छिपकली की पूंछ काट दी जाए तो वो बहुत जल्दी अपनी नई पूंछ फिर उसमें उगाती है, ठीक है। तो आप छिपकली से समझ सकते हो। तो प्लेनेरिया का याद कर लेना, इसमें पुनर्भवन की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। बात करते हैं कि इसमें निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है या बाह्य निषेचन होता है। तो इसमें जो निषेचन होता है वो आपका आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन की बात कर ली जाए आपसे, निषेचन जो होता है वो आंतरिक निषेचन पाया जाता है। कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन इसमें पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं किसकी, इसके आगे की बात करते हैं कि इसका वर्गीकरण कैसा है। वर्गीकरण कैसा है, इसमें कितने वर्गों में बांटा गया है, कौन से वर्ग में कौन सा आता है, कौन सा जीव आता है, साथ ही साथ इसके जीवों उदाहरण क्या है। बस इतना ही लास्ट है आपका, और बहुत ही इंपोर्टेंट है आगे वाला। तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहना। कोई भी आपको प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर बताएंगे आगे, ओके। किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी मांग लेते हैं। और सॉरी यानी कि दिमाग है, मानव का दिमाग है, बहुत ही अजीब होता है, आपको पता है, गलती हो सकती है सभी से, ठीक है। आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, क्योंकि हम भगवान नहीं है, मानव है, मानव से गलती हो जाती है, ठीक है। तो किसी प्रकार की कोई गलती बाई चांस हो जाती है हमसे तो उसके लिए सॉरी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो। 100% हमें से स्वीकार है गलती, अपनी जो गलती हमने की है वो गलती हमें स्वीकार है, और स्वीकार करने के बाद हम उसे आपको बताएंगे भी किस प्रकार से आगे सही भी करा देंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो देखते हैं, अब बात करते हैं, देखो प्लेटी एल्मिंथीज का जनन भी हमने आपको बता दिया। जनन किस प्रकार का होता है, लैंगिक अलिंगी दोनों प्रकार का पाया जाता है। ये उभयलिंगी होते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहे जाते हैं, यानी कि उभयलिंगी, इनका नर और मादा जो होता है एक ही में होता है। इनमें निषेचन किस प्रकार का होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है। प्लेनेरिया में क्या पाया जाता है, तो प्लेनेरिया में अलिंगी जनन होता है, वो भी इनमें पुनर्भवन की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, असीम क्षमता पाई जाती है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आप लोग अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्लेटी एल्मिंथीज का वर्गीकरण कैसे, किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया। तो इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में इनको बांटा गया। पहला टर्बिलिया, दूसरा आपका ट्रिमेटोडा, तीसरा आपका है सिस्टोडा। टर्बिलिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि निम्न में से टर्बिलिया के अंतर्गत कौन सा जीव आता है, या प्लेनेरिया को किस वर्ग में रखा गया है।
तो टर्बेलिया के अंतर्गत आपका प्लेनेरिया आता है, जो आपका साफ जल में, साफ पानी में पाया जाता है, जैसे तालाब हुआ, नदी हुई, इनमें ये पाया जाता है। कौन? प्लेनेरिया। कौन सा पाया जाता है? प्लेनेरिया। तो ये आपका जल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जल में। बात करते हैं ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा के अंतर्गत आपका इकृतिक्रमी, क्या कहते हैं? जैसे एक कृतिक्रमी, जिसे लिवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। ये नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिवर फ्लूक किसके अंतर्गत आता है। तो लिवर फ्लूक जो आपका आता है वो किसके अंतर्गत आता है? एक कृतिक्रमी जिसे कहा जाता है, वो आपके प्लेटिहेल्मिंथेस के अंतर्गत आता है। तो इसे कहा जाता है एक कृतिक्रमी, लिवर फ्लूक इंग्लिश में, और या इसे कहा जाता है फेसियोला हिपेटिका। फेसियोला हिपेटिका के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? एक कृतिक्रमी को। इसका फिगर आपको दिख जाएगा, हम आपको लगा देंगे। एक प्लेनेरिया का आपको दिख जाएगा और दूसरा आपका फेसियोला हिपेटिका का दिखा देंगे। ठीक है, क्या कैसा इसमें होता है आप उस चित्र से समझ सकते हो। तो ट्रिमेटोडा के अंदर क्या आता है? एक कृतिक्रमी आता है। बात करते हैं सिस्टोडा। तो सिस्टोडा के अंतर्गत आपका टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम इसे कहा जाता है टैप वर्म। यही टैप वर्म जिसे हम कहते हैं फीताक्रमी। क्या कहते हैं? फीताक्रमी। फीताक्रमी के नाम से जाना जाता है, जो फीते बहुत ही चपटा होता है ये, इसलिए तो इसे कहा जाता है चपटे क्रमी। क्या कहा जाता है? चपटे क्रमी। क्रमी का मतलब कह सकते हैं एक प्रकार के कीड़े। ठीक है, तो सिस्टोडा के अंतर्गत आपका क्या आता है? टीनियोसोलियम आता है, जिसे टैपवर्म या फीताक्रमी कहा जाता है। ट्रिमेटोडा के अंतर्गत आपका एक कृतिक्रमी आता है, जिसे फेसियोला हिपेटिका के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला आपका टर्बेलिया। टर्बेलिया के अंतर्गत आपका प्लेनेरिया आता है, जो साफ जल में पाया जाता है। उसमें पुनरुत्पादन की बहुत ज्यादा क्षमता होती है, रीजनरेशन की बहुत ज्यादा क्षमता पाई जाती है। ठीक है, ये जल में पाया जाता है। ये दोनों जो होते हैं, इस दोनों जो वर्ग में आते हैं, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा के अंदर जो जीव आते हैं आपके, ये दोनों ही आपके अंतःपरजीवी होते हैं, एंडोपैरासिट होते हैं, एंडोपैरासिटिक। ठीक है, तो कैसे होते हैं? अंतःपरजीवी, अंतःपरजीवी होते हैं। ये परजीवी के रूप में रहते हैं, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन प्लेनेरिया जो होता है ये जल में पाया जाता है। ये इसका आवास जल में है, लेकिन इनका आवास कहाँ है? तो शरीर के अंदर, किसी मनुष्य के शरीर के अंदर या तो दूसरे प्राणियों में, जैसे सुअर, बकरी हुआ, भेड़ हुई, इनके अंदर ये पाया जाता है। कौन कौन से? ट्रिमेटोडा के अंदर जो जीव आते हैं, सिस्टोडा के अंदर जो जीव आते हैं। तो ये क्या है? आपके अंतःपरजीवी कहे जाते हैं। और ये जबकि जो है आपका वो किसमें एकमात्र ऐसा जीव है प्लेटिहेल्मिंथेस के अंदर जो आपका जल में पाया जाता है, जिसमें पुनरुत्पादन की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इनमें नर्वस सिस्टम, नर्वस कोशिका भी पाई जाती है, लेकिन थोड़ा एडवांस में, उनसे एडवांस में, पीछे वाले जो फाइलम थे उनसे थोड़ा एडवांस हुई इसमें। तो इनमें क्या है? इनकी जो ब्रेन होती है, इनका जो मस्तिष्क होता है, उसे एक नाम दिया गया गेंगोलियन। क्या कहा जाता है? गेंगलियन। क्या कहा जाता है? गेंगलियन। इसकी ब्रेन को क्या कहा जाता है? गेंगलियन के नाम से इसकी ब्रेन को जाना जाता है। फिगर में आपको दिख जाएगी कहाँ पर है ये। यानी इस प्रकार से इनमें नर्वस जो होते हैं वो फैले हुए होते हैं। ठीक है, इनके मस्तिष्क में। ओके, इस प्रकार से होता है। आपको पता है नर्वस सिस्टम की ये क्या होते हैं? नर्वस कोशिका में जो होती है, इनकी जो तंत्रिका कोशिका होती है, इसके डेंड्राइट्स होते हैं, नीचे आपका एक्सोन होता है। ठीक है, यही आपका फैला हुआ होता है। तो ये चीज आपको फिगर में दिख जाएगी। ओके, तो यही आपके उदाहरण, यदि आपसे उदाहरण पूछे जाए कि निम्न में से प्लेटिहेल्मिंथेस का कौन सा उदाहरण है, तो प्लेनेरिया हुआ, एक कृतिक्रमी हुआ और टीनियोसोलियम, ये आपके प्लेटिहेल्मिंथेस के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी चीज आपके अच्छे समझ में आ चुकी है। आपका प्लेटिहेल्मिंथेस है वो आज पूरा फिनिश हुआ। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। करके ये काम क्या है एसडब्ल्यू में? तो काम आपका ये है कि इनका शरीर संगठन कैसा होता है, समिति कैसी होती है, जनन स्तर कैसा होता है, जर्म लेयर, और इनका जो सीरोम है वो कैसी होती है, और इनके उदाहरण क्या क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। देखिए सबसे अच्छा, सबसे राइट आंसर कौन देता है। एक बात और आपसे कहनी है, कल आपके लिए संडे है, तो संडे में कल आपको एक क्लास मिलेगी, उसमें आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उस क्लास को देखना बिल्कुल भी ना भूले। उसमें नीट के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपको कल ही पता चल जाएगा। ओके, तो आपका प्लेटिहेल्मिंथेस खत्म हुआ। इसके जो एमसीक्यू है वो आपको सुबह की क्लास में मिलेंगे, तो उस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी काम दिया उसे करके लाए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए, ओके, थैंक्स।